2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. Roger all, Discovery. Discovery's altimeter is complete. It's now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक अपने को स्टार्ट करना उसका वीडियो दिखाया मैंने तुम्हें, तो समझ में आ गया होगा। ये है टॉपिक ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन 11th क्लास में दिया हुआ है और ग्रेविटेशन के अंदर 3 पार्ट्स में ग्रेविटेशन को बांटा हुआ है। तो उसके अंदर से एक पार्ट ये भी है जो अपन पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ये है सैटेलाइट का। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन बाय श्रीज सर का मतलब ये पढ़ाने वाला श्रीज सर है। ठीक है, लिखने वाला नहीं है। लिखा किसने? न्यूटन ने या गैलीलियो ने या इस तरीके के महान साइंटिस्टों ने। तो ग्रेविटेशन नाम का जो चैप्टर है वो अपन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देखिए कि चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया चैप्टर को? हमने 3 पार्ट्स में। तो पहला जो पार्ट है वो है ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, दूसरे नंबर का जो पार्ट है वो है सैटेलाइट, जो भी अपन देख रहे थे, जो लॉन्च करा था सैटेलाइट। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है सैटेलाइट। और थर्ड नंबर का जो पार्ट है वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसका मतलब प्लैनेट्स जो हैं वो किस प्रकार से घूमते हैं ये इसमें बताया है। तो ये 3 पार्ट्स मेन है। तो पहला पार्ट क्या है? ग्रेविटेशन। दूसरा क्या है? सैटेलाइट। तीसरा क्या है? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक, अब अपन आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहां पे देखें, सबसे पहले ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है? तो एक तरीके का पुल है। ठीक है, ग्रेविटेशन एक तरीके का पुल है या अट्रैक्शन है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे मान लो कि ये चांद है। ठीक है, मान लो क्या है ही वो चांद, तो ये जो चांद है ये इस ओशन को खींचता अपनी तरफ। देखा है तुमने ऐसा? तो उसको बोलते हैं अपन हाई टाइड्स। किस दिन? पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे वाले दिन टाइड आते हैं, और जिस दिन अमावस होती है उस दिन लो टाइड आते हैं। इसका मतलब लेवल समुद्र का और नीचे चला जाता है। तो ये हुआ कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स से हुआ ना। ये जो पानी है यहाँ पे, ये पानी जो है खिंचा। ठीक है, ये पानी क्या है? खिंचा है यहाँ पे। तो ये इसने यहां से फोर्स लगाया। ठीक है, तो इस पानी को ये चांद इधर साइड फोर्स लगा के खींच रहा है, और फोर्स लगा के जब ये खींच रहा है तो उसके कारण जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा। ठीक, अब सेकंड नंबर का जो पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड नंबर का जो पार्ट है वो है सैटेलाइट। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, जो कि फिजिक्स से थोड़ी हटके लेकिन है फिजिक्स ही, परंतु उसको अपन बोलते हैं मेटाफिजिक्स, फिजिक्स के आगे का फिजिक्स। ठीक, ये जो चांद रहता है, अगर ये पानी को खींच सकता है तो ये हमारे दिमाग के सेरिब्रल फ्लूइड को भी खींच सकता होगा, और हमारे दिमाग के सेरिब्रल फ्लूइड को खींच सकता होगा। तो साइंटिस्टों ने ऐसा देखा कि इस पर्टिकुलर दिन, किस पर्टिकुलर दिन? पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून डे वाले दिन क्या होता है कि जो पागल लोग होते हैं वो और अधिक पागल हो जाते हैं। पागल लोग और अधिक पागल हो जाते हैं तो उनको चेन से बांध के रखना पड़ता है पागल खानों में। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पागलों को बोलते हैं ल्यूनैटिक। ल्यूनैटिक, ये ल्यूनैटिक शब्द लूना से बना। लूना जो शब्द है वो है लूनर। ठीक है, लूनर का मतलब होता है मून। तो मून जो रहता है वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। तो जिस दिन पूर्णिमा रहती है उस दिन उसका अट्रैक्शन का पुल कुछ ज्यादा ही हो जाता है, और ज्यादा ही हो जाता है तो उस वक्त जो है वो दिमागी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तुमने देखा होगा, या अभी नहीं देखा हो तो अब नोट करना, उस दिन जो है वो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, उस दिन जो है क्राइम्स बढ़ जाते हैं। ऐसा नेचर नाम की जो पत्रिका है उसके अंदर एक जनरल में छपा था। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसा देखा कि अगर ये मून इस पानी को खींच सकता है फुल मून डे वाले दिन, तो हमारे दिमाग पे भी असर डालता होगा। ठीक है, और नो मून डे वाले दिन, अमावस वाले दिन तुम देखना हमें थोड़ी सी लेजीनेस सी रहती है। ठीक है, एक अलग सा व्यवहार रहता है। फुल मून डे वाले दिन हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी रहती है। ठीक, तो इसीलिए देखो इंडिया में जो त्योहार मनाए गए ना वो सारे के सारे ऐसे फुल मून और नो मून डे वाले दिन ही मनाए। जैसे दिवाली है तो नो मून डे वाले दिन, इसका मतलब उस दिन चांद नहीं निकलता, अमावस रहती। राखी पूर्णिमा वाले दिन, होली पूर्णिमा वाले दिन, इस तरीके से इसलिए मनाए गए क्योंकि हम लोग दोस्तों और
रिश्तेदारों के बीच रहे, तो हमारे दिमाग पे कुछ असर भी हो तो ऐसा ना हो कि छलांग लगा दी 4 मंजिल ऊपर से, साथ में कोई लोग होंगे तो हमारा मन थोड़ा बहला रहेगा। इसलिए जो है ये फुल मून डे और नो मून डे वाले दिन देखा गया है कि दिमागी पैटर्न जो है वो चेंज होता है, दिमाग के अंदर कुछ तरीके केमिकल लोचा हो जाता है, उस दिन नींद भी फुल मून डे वाले दिन ढंग से नहीं आती। ठीक है, अब साइंटिस्टों का ऐसा भी कहना है कि ये पहले होता था, अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, लाइटें नहीं थी, आर्टिफिशियल लाइटें नहीं थी, तो मून जब फुल होता था तो उस पर्टिकुलर डे ही लाइट होती थी, तो आदिवासी लोग या उस जमाने के कबीले के लोगों पे उस ज्यादा असर करता था और रात भर वो जागते थे, और रात भर जागेंगे तो कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, ठीक है, तो क्राइम बढ़ेगा या कुछ और चीजें बढ़ेगी। तो ये ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। उनका कहना अब इसका असर नहीं होता, क्यों? क्योंकि अब रात भर लाइटें रहती हैं, तो हर दिन ही फुल मून डे है हमारे लिए। तो एनीवे, अब ग्रेविटेशन जो है उसका एक पार्ट जो है वो अट्रैक्शन, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है सैटेलाइट। 3 पार्ट्स में बांटा गया है इसको, तो सेकंड जो पार्ट है वो सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का छोड़ते हैं, बड़ा मजेदार सीन आता है उसके अंदर, छोड़ते हैं तो ठीक है, तो जरा देखें उसको, सैटेलाइट्स। ये रॉकेट नासा लिखा हुआ है यहां पे, ये 2 बूस्टर रॉकेट्स, बूस्टर रॉकेट्स जब चलेंगे तो थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं ऊपर की तरफ और अधिक, तो ये पूरा का पूरा एक स्टैंड से जुड़े रहते हैं। यहां पे सैटेलाइट रहता है आगे इस जगह पे, ठीक है। और ये 2 रॉकेट थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद जब इनका बारूद खत्म हो जाता है, ये मसाला जो भी उसके अंदर होता है खत्म हो जाता है, उसके बाद ये धरती पे टपक जाता है ताकि इसका वेट कम हो जाए, और वेट कम हो जाए तो ये और तेजी से ऊपर की तरफ उठे। तो देखा आपने, बड़ा मजेदार सीन था। तो इसके अंदर क्या, आगे सैटेलाइट लगा दिया, अब इसको लॉन्च कर दिया। अब ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो किस स्पीड से रॉकेट को चलना चाहिए, उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वो कैसे आई? क्या उससे ज्यादा से चलाएंगे तो नहीं पहुंचेगा, क्या उससे कम से चलाएंगे तो नहीं पहुंचेगा, वो पर्टिकुलर स्पीड ही क्यों चाहिए? फिर ये सैटेलाइट जब वहां पहुंच जाएगा तो उसको सन के, सॉरी, किसी ग्रह के आसपास, जब मंगल ग्रह के आसपास चक्कर लगवाना है तो कैसे लगवाएंगे, उसके लिए उसको क्या स्पीड देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा जो है वो आगे इस टॉपिक में आएगा। सैटेलाइट तो पहला क्या था, ग्रेविटेशन, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मून, अर्थ, सन, कुछ भी हो सकते हैं, हम दोनों में आपस में हो सकते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है वो, ये नहीं बोल रहा कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल होता है। और सेकंड नंबर पे क्या होगा, सैटेलाइट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। तो ये हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक है। और थर्ड नंबर का जो टॉपिक है वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर ने जो प्लैनेट्स हैं, जैसे ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के लिए एक लॉस दिए, ये किस प्रकार से चलते हैं, कितने समय में गोल घूम के आते हैं, और कितना टाइम लेंगे रोटेशन करने में, और एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे। ये सारे लॉस जो हैं उसके, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं या किस ऑर्बिट में घूमते हैं, ये क्या कहलाते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो 3 पार्ट्स हो गए। चले अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स, रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स जो है वो सारे के सारे क्लॉक और कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और ये खुद तो घूम रहे हैं और साथ में जो है वो इस तरीके से इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी चल रहा है। तो ये सारी जानकारी अपने को इस टॉपिक में पढ़नी है। तो सबसे पहले अपने को ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन कौन सा, उसका फर्स्ट पार्ट है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, ग्रेविटेशन, सेकंड पार्ट क्या है, सैटेलाइट, थर्ड पार्ट क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट पार्ट की आप हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन होता है क्या? तो ग्रेविटेशन क्या होता है, तो यहां मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी, ये बोर्ड है, ये पेन है, इनके बीच में भी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसका मास मान ले कि m1 है और इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यदि r, ये ध्यान रखना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोला है मैंने, इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यदि r है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स प्रोपोर्शनेट होगा इन दोनों के मासेस के, m1 m2 के मल्टीप्लीकेशन के। इसका मतलब भारी भारी लोग होंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, दुबले पतले होंगे, ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर ये दूरी पे ज्यादा होंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फिर क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वाला जो है ये फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। इन दोनों को कंबाइन कर दिया था न्यूटन ने। अब न्यूटन ने इन दोनों कंबाइन कर दिया तो फोर्स आ गया। फोर्स कितना आया? फोर्स आया, अच्छा मैं इसको ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखता हूं पहले, फिर कांस्टेंट डालूंगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया फोर्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। ये दोनों ज्वाइन कर दिए मैंने, कुछ नहीं करा, 1 और 2 ले लिया। ठीक है, अब यहां पे मैं कांस्टेंट डालूंगा तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है कैपिटल F। आई बात समझ में? तो इतना फोर्स इनके बीच में लगे। अब ये लिख लिया, ये है क्या? तो इसको अपन बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ, लॉ है वो, लॉज नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख लें फटाफट। ठीक, क्या लिखेंगे? मासेस कितने हैं? m1 m2, ये पहला मास और दूसरा मास, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स इसके प्रोपोर्शनेट m1 m2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कंबाइन किया, ये आ गया कैपिटल G कांस्टेंट, एंड कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब पता है क्या है? पूरे यूनिवर्स में एक जैसा होगा, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा होगा। इसका मतलब किसी और जगह पे, किसी और ग्रह पे, किसी और गैलेक्सी पे यदि कोई एलियन फिजिक्स पढ़ा रहा होगा तो बाकी वो कुछ लिखे नहीं लिखे, जी की वैल्यू वही लिखेगा जो अब मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, यूनिवर्सल है, पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा है। जबकि स्मॉल जी, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो चांद पे ही चेंज हो जाता है, अर्थ पे कई जगह पे चेंज हो जाता है। ठीक है, अर्थ पे ही चेंज हो जाता है तो दूसरे ग्रह पे तो चेंज हो ही जाएगा, और ये वाला कहीं भी चेंज नहीं होता। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11। अब यूनिट क्या आएगी अभी मैं निकालूंगा। ठीक है, यूनिट क्या आएगी मैं निकालता हूं। कैसे? यूनिट निकालने के लिए मैंने क्या किया है? फोर्स लिखा। फोर्स की यूनिट मुझे पता है न्यूटन, मासेस की यूनिट केजी, और नीचे डिस्टेंस की यूनिट मीटर का स्क्वायर। अब इधर उधर कर देंगे तो जी की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो एफ की जगह क्या लिखा? न्यूटन। न्यूटन पूरा लिख देता हूं, चलो, न्यूटन इज इक्वल टू, ये कैपिटल जी ऐसे ही लिखे रहने ना, इसकी तो यूनिट निकालनी है हमें, और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू kg इंटू kg इक्वल टू kg स्क्वायर अपॉन में मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? मीटर स्क्वायर, जी की वैल्यू निकालनी है, मीटर स्क्वायर इधर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये आ गई भाई साहब इसकी यूनिट। कोई डाउट इसमें? सरल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ, ये नहीं पूछा, इन्होंने डायमेंशन पूछे थे। अब यूनिट आ गए तो डायमेंशन आ जाएंगे, उसमें क्या है? डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अगर किसी ने पूछा डायमेंशन बताओ इसके, तो डायमेंशंस बताओ, तो देखो न्यूटन इन फोर्स, उसको याद रखना 122। अरे ट्रिक है यार, 122 कैसे? 1 2 माइनस 1 सॉरी 112 121। ठीक है, m1 L2 T -1। ठीक है, कैसे आई एक बार बता देता हूं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m और एक्सेलरेशन क्या क्या होगा? L, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का t की पावर 2। ठीक है, तो ये चेंज करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, m1 L1 112 है, वो कोड भूल गया उसका, 112 कोड है, m1 L1 T -2, ये कोड है, 122 वर्क का कोड था। ठीक है, तो 112 कोड यहां डाल दे न्यूटन की जगह, ऐसे निकाल के डाल देना कंफ्यूजन हो तो इट इज m1 L1 T -2। कोई डाउट? मीटर का स्क्वायर तो m लेंथ है, मीटर है ना, l इसका स्क्वायर होगा अपॉन में केजी यानी क्या? मास का स्क्वायर, तो ये मास का स्क्वायर होगा। अब इससे डायमेंशन आ जाएंगे इसके।
देखो m1 है, नीचे -2 है, तो कितना हो गया m की पावर -1। L1 है और ये 2 है तो l की पावर 3, t की पावर -2। बस ये हो गया इसका डायमेंशन, -1 m-1 L3 t -2, m-1 L3 t -2। चलिए लिख लीजिए फटाफट। चलिए पॉज का बटन दबा दिया करें और आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ाएं इसके। ये याद रखना, यूनिट याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, m-1 L3 t -2। अब ये जो खोजें करी है गैलीलियो ने करी थी सारी, ठीक है। गैलीलियो ने जो है बहुत सारी तरीके की खोजें करी है। तो गैलीलियो के पास एक दूरबीन थी, दूरबीन से उसने प्लैनेट्स को देखा। अब तुम बोलोगे न्यूटन ने करी, लेकिन गैलीलियो स्टार्टिंग वाला व्यक्ति है। सबसे पहले उसने देखा था ये सैटर्न है, ये प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में क्या अट्रैक्शन होता है, ये सारा का सारा देखने वाला गैलीलियो है। 1950-60 न्यूटन यहां कहीं आया है 1650 के बाद, इसके पहले गैलीलियो था, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली से ये लॉस चालू हुए, लेकिन एग्जैक्टली न्यूटन ने प्रिंसिपिया नाम के अपनी बुक में इसे लिखा था। तो लॉ हमें पता पड़ गया है, और ये व्यक्ति है महान जिनके कारण अपने को ये चैप्टर पढ़ने का सौभाग्य मिला। ये 25 दिसंबर 1964 ने क्रिसमस वाले दिन 1642 से 1726 तक, यानी करीब 84 साल तक जिए न्यूटन। 16 साल और जीते तो शतक हो जाता, लेकिन हमारे लिए मुसीबत हो जाती, 11th में 4 चैप्टर और बढ़ जाते, ठीक है। तो हर जो चैप्टर्स हैं 11th में मैक्सिमम आपने देखे होंगे न्यूटन से रिलेटेड। तो इन लोगों ने मिलके ये लॉज दिए हैं। वैसे एग्जैक्टली न्यूटन ने लॉ दिया है। ये मास m1 m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस f है। तो अपन ने क्या बोला, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है ये, ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो फोर्स है ये मान लो 1 है, 1 मास 1 है, और ये वाला मास 2 है। अब कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, तो 1 2 पे लगा रहा, ठीक है। 1 2 पे लगा रहा तो 2 भी 1 पे लगा रहा होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये बॉडी 2 किलो की है, ठीक है, और दूसरी बॉडी जो है वो 10 किलो की है, क्लियर हुई बात। ए और बी दो बॉडीज हैं, 2 किलो की 10 किलो के बीच में कुछ डिस्टेंस है उसके। इस वाली ने इसको अपनी तरफ यदि 100 न्यूटन से खींचा, किसने, ए ने बी को, ए ने बी को कितने न्यूटन से खींचा, 100 न्यूटन से खींचा, तो बताओ बी ए को कितने न्यूटन से खींचेगा। बी उससे 5 गुना ज्यादा दमदार है कि नहीं। 2 किलो वाला 10 किलो वाला, ठीक है। अगर तुमको 2 किलो 10 किलो नहीं समझ में आते तो इसकी जगह तुम यहां पे 1 किलो 5 किलो भी कर सकते हो। ये 1 किलो, ये 5 किलो। 1 किलो वाला यदि इसको 1 न्यूटन से खींचता है, ठीक है, 1 किलो वाला यदि इसको 1 न्यूटन से खींचता है, तो 5 किलो वाला इसको कितने न्यूटन से खींचेगा, तो उसका आंसर है 1 ही न्यूटन से खींचेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब कहां गायब हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर है तो जितने से ये खींचेगा उतने से ही ये खींचेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इन दोनों के बीच की बात है। ऐसा नहीं है कि ये दमदार है या ये दमदार है तो इसको ज्यादा से खींच लेगा, उतने से ही खींचेगा जितना उससे। उसका क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनाया अपन ने, ठीक है, पहले तो मैथमेटिकली समझाता हूं। ये फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला में कहां लिखा कि ये फोर्स किसका है, ए का बी पे कि बी का ए पे, तो उसका आंसर दोनों का है। तो इनके बीच की बात है, ये फोर्स जो है वो इन लोगों के, इनके बीच की बात है, ठीक है, आपस की बात, आपस की बात है ना। ये एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगाएंगे, ये इसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर लगाएगा, दोनों के बीच की बात है, ठीक है। ये इसके ऊपर अलग, वो उसके ऊपर अलग नहीं लगा सकता। तो यहां पे फोर्स m1 m2 में m1 यहां रखोगे 1, फिर 5 रखोगे तो भी उतना ही आएगा, फिर 5 पहले रख दोगे 1 बाद में रख दोगे तो भी उतना ही आएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में सेम फोर्स लगेगा, ठीक है। ये इनके बीच की बात, जैसे शादी होती है, 2 लोगों के बीच की बात होती है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने कोई ऐसा विजिटिंग कार्ड या कौन सा कार्ड आता है, शादी का कार्ड आता है, वो देखा क्या कि अनीता
वेट्स सुरेश, बट सुरेश वेट्स सविता, ऐसा देखा क्या? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपन ने बोला अनीता की सुरेश से शादी हुई है तो पक्का सुरेश की अनीता से ही शादी हुई होगी, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच की बात है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसने इससे शादी करी तो बताओ इसने किससे करी, इसने भी इससे ही करी होगी। इसने इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बताओ इसने कितना लगाया, इसने भी 1 न्यूटन का ही लगाया होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में फोर्स एक जैसा लगेगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल मासेस, दोनों के कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे डिपेंड करता हो, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। लेकिन एक अंतर है, इसके फोर्स और उसके फोर्स में एक अंतर है, वो अंतर है डायरेक्शन का। कैसे? ये वाले को ये वाला खींचेगा अपनी तरफ और ये वाले को ये वाला खींचेगा अपनी तरफ। एक दूसरे की तरफ खींचने के कारण इनके डायरेक्शन अपोजिट हो गए, और डायरेक्शन अपोजिट हो गए तो वेक्टर के अनुसार ये एक दूसरे से अपोजिट हो गए, क्योंकि डायरेक्शन एक का इधर एक का इधर है, लेकिन वैल्यू वाइज सेम है। तो वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। अब लिखेंगे कैसे, किसने किसके ऊपर लगाया? तो उसके लिए वेक्टर में लिखने का तरीका देखें। एफ लिखना, वेक्टर लगाना, यानी कि अब हम दिशा की भी बात कर रहे हैं, इधर लग रहा है फोर्स, किधर लग रहा है। 1 लिखा, यानी कि 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है उसे पीछे लिखा जाता है 2। आई बात समझ में? किस पे फोर्स? 1 पर फोर्स, बहुत ध्यान से समझना है। 1 पर फोर्स लगाने वाला कौन है? पीछे 2 लगा रहा है। और दूसरा जो आएगा उसको क्या लिखोगे? F। 2 पे फोर्स लगा कौन रहा? 1। क्या ये वैल्यू वाइज सेम है? बोले हाँ वैल्यू वाइज सेम है। तो इसको मॉड वैल्यूज वाइज सेम लिख सकते हो, सीधे सीधे इक्वल टू नहीं लगा सकते उसके बीच में, क्योंकि तुमने अब वेक्टर लगा दिया उसके ऊपर। वेक्टर लगाने का मतलब यह है कि तुम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हो। और अगर किसी ने बोला कि भाई मैं तो वेक्टर सहित लगाना चाहता हूं और मॉड वॉड यूज नहीं करूंगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तुमको दूसरी तरीके से लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? तो F12 लिखो, वेक्टर लगाओ। इसका मतलब 1 को खींच रहा है कौन? 2। पीछे वाला खींचता, ठीक है, हमेशा पीछे वाला खींचता, आगे वाला कैसे खींचेगा? पीछे वाला आगे जाने वाले को खींचेगा, विच इज इक्वल टू F21, ठीक है। अब F21, अब इक्वल टू लगा तो सकते हो, पर ध्यान रखना यहां पे तुम्हें लगाना है माइनस साइन। माइनस साइन ये बताएगा, क्या बताएगा? माइनस साइन ये बताएगा कि इनके डायरेक्शन अपोजिट है, पर वैल्यू वाइज ये क्या है? ये सेम। क्लियर हुई बात? तो ये डायग्राम बना लें, और ये वाला फोर्स 1 पे लग रहा है 2 का, इसको क्या लिखोगे? F12 वेक्टर, और इसको क्या लिखोगे? F21 वेक्टर। वैल्यू वाइज सेम है, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात है। अनीता वेट्स सुरेश, तो सुरेश वेट्स अनीता। और दूसरे नंबर पे F1 माइनस है, माइनस ये बताता है कि ये इधर लगेगा, तो ये वाला इधर लगेगा। बोलो यस फिजिक्स, सही है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ाएंगे, फटाफट लिखे इसको। यस बोलिए, यस समझ में आ गया, यस। हाँ, अब एक बड़ी मजेदार बात, न्यूटन ने क्या बोला, आइंस्टीन ने क्या बोला कि ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव। ठीक है, यहां इन लव लिखा हुआ, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव। ग्रेविटेशन जिम्मेदार नहीं है प्यार में आकर्षण हुए तो। अब ये 2 एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, इनके बीच में क्या इसका मास m1 और इसका मास m2 है? बोले हाँ है। क्या ये इसको खींच रहा? ये इसको यूं खींच रहा, ठीक है, किस फोर्स से? F12 से। और ये इसको खींच रहा है, इधर साइड खींच रहा है, ये खींच रही है, ठीक है, F21 फोर्स से। तो क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन के लिए, क्या इन दोनों के बीच में फॉलिंग इन लव के लिए ग्रेविटेशन जिम्मेदार है? तो ये आइंस्टीन ने लिखा था कि ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव, लेकिन ये आइंस्टीन ने मजाक किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ाए, हमको ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे 3 क्वेश्चंस आ गए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, अभी तुमको दिखाई बताई थी। ठीक है, अब पीछे मत पलटना, लिखो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन फटाफट लिखना है। पॉज दबाएं, लिखें फटाफट। चलिए अब मैं लिख रहा हूं। वैल्यू ऑफ जी थी 6.67, 10 to the power -11। व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी? तो यूनिट इसकी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर।
ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी, m-1 L3 T-2, ठीक है, याद है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, इसीलिए बोलते ध्यान से पढ़े, ध्यान से, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछे जाते जाएंगे बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक शब्द आएगा, उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यूं टपकाया नीचे, ये है क्या ऑब्जेक्ट पहले बता दूं, ये पानी में टीडीएस नापने का यंत्र है, ठीक है। ये पानी में कितना ज्यादा कचरा है, कितना ज्यादा उसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड्स है, वो नापने का यंत्र है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसको नीचे गिराया तो ये जब नीचे गिरेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे अभी मैंने हाथ पे रखा यूं गिराया, ज्यादा नहीं लगी, लेकिन मैं चौथी मंजिल पे हूं, अगर वहां से गिरा दिया और किसी को नीचे लगेगी, नीचे जाने वाले इंसान को बहुत तेज लगेगी, तो हम ये बोलेंगे कि इसकी स्पीड बढ़ गई थी इसलिए लग गई। अब स्पीड क्यों बढ़ी? क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया था। एक्सेलरेशन क्यों आया? मैंने दिया क्या? मैंने फेंका क्या यूं जम के, कि सिर्फ छोड़ दिया था मैंने, तो उसका आंसर मैंने सिर्फ छोड़ दिया था। और अगर छोड़ दिया था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ, ग्रेविटी ने, पृथ्वी ने खींच लिया और उसके कारण उसकी स्पीड बढ़ती गई, ठीक है। तो पहले तो एक शब्द समझे, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर क्या, ठीक है। पहले ये शब्द समझ लें कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या एक ही चीज है। तो ग्रेविटेशन, ठीक है, बस मैं इसको लिख के मिटा दूंगा, सिर्फ बोल के समझा देता हूं। ग्रेविटेशन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स, उसको कोई मतलब नहीं कौन है, डस्टर है, पेन है, अलमारी है, किताब है, दो ऑब्जेक्ट्स हो, उसके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन, एनी टू ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ग्रेविटी के लिए एक ऑब्जेक्ट का, कम से कम एक ऑब्जेक्ट का प्लैनेट होना जरूरी है। प्लैनेट हो या फिर कोई हेवनली बॉडी हो, ठीक है, जैसे मून भी होगा तो भी चलेगा, वो जरूरी नहीं है। अब तुम बोलोगे वो तो सैटेलाइट है, कोई भी हेवनली बॉडीज होगी तो भी चलेगा। तो प्लैनेट या हेवनली बॉडी अगर होगी तो वो जब खींचती है तो बहुत ज्यादा फोर्स से खींचती है, क्योंकि उसका मास ज्यादा रहता है, तो उसको हमने अलग से नाम दे दिया ग्रेविटी। तो जैसे बोल किसी ने बोला कि अलमारी को खींच रही है, तो ग्रेविटेशन फोर्स। अलमारी को जमीन खींच रही है जिसके कारण वो जमीन पर अटकी हुई है, उसको बोलेंगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ सन, ठीक है। ग्रेविटेशन जनरल वर्ड है, ग्रेविटी स्पेशल वर्ड है फॉर प्लैनेट्स ओनली। अब यहां पे उसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ टपका, ठीक है, मान लो किसी को मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये प्लैनेट जो रहता है वो नीचे ऐसा प्लैनेट बनाया अगर अपन, तो ये प्लैनेट, ठीक है, ये अर्थ है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ टपका, तो टपका तो इसकी स्पीड बढ़ती गई नीचे की तरफ। अब अगर इसकी स्पीड बढ़ती गई तो उसका जो एक्सेलरेशन आया, ऐसा नहीं बोलते गाड़ी में एक्सेलरेशन आ गया, तो तेज भगने लगी। तो ये जो तेज भगने लगी, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हुई बात? तो इसका नाम क्या कर दिया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको काय से लिखते हैं? इसको स्मॉल जी से लिखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को काय से लिखते हैं? स्मॉल जी से। अब सवाल ये उठता है, ये आएगा कैसे, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो मान लो कि ये m1 की जगह मैं क्या करता हूं, इसका m ले लेता हूं, ठीक है, और इसका मास कैपिटल M ले लेता हूं, किसका, अर्थ का। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये प्लैनेट नहीं है, ऑब्जेक्ट है अभी फिलहाल, पहले समझा रहा था प्लैनेट की बात, अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ये खींच रही है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओनली। अब ये तो अर्थ है, ये इसको खींच रही है, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा, तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², ये न्यूटन का लॉ है। अब यहां पे जो m1 m2 है, उसके अंदर एक का मास m ले लिया मैंने, ठीक है, एक का मास क्या ले लिया, m ले लिया, और दूसरे का मास m ले लिया, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन देम, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन लाता है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फादर बराबर मां, एफ यानी फादर, एम है मां, ए क्या है, ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एफ क्या भाई, तो एफ इज फोर्स एंड एम इज मास। फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन आएगा, गाड़ी भागेगी। गाड़ी भागेगी तो यहां गाड़ी अगर सामान्य सीधे सीधे भाग रही है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे टपक गई तो इट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी है, तो इस ए को ही जी कर दो और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या दे दो,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये समझ में आ रही बात। एक्सेलरेशन का नाम क्या कर दिया, ये कोई जी कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया। तो ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया, ये फॉर्मूला हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, दोनों ही फोर्सेस हैं तो आपस में बराबर होंगे। ये स्मॉल m किसका है, एक्सेलरेशन किसका है, इट इज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन उसका। अब ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, और ये दोनों आपस में बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि ये भी फोर्स है वो भी फोर्स है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी। अब पहली चीज डिस्टेंस है कितना, तो डिस्टेंस नापते कहां से, तो डिस्टेंस नापते सेंटर ऑफ अर्थ से, ये सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से यहां तक, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। उसके बाद ये डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस जनरली ऑब्जेक्ट्स का निग्लिजिबल होता है। कैसे निग्लिजिबल होता है, ये जो अर्थ की रेडियस है ना, ये होती है 6400 किलोमीटर, छोटी मोटी नहीं है, किलोमीटर में, वो भी 6400 किलोमीटर। और मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है तो पृथ्वी से तो इतनी सी दूरी पे 2-4 मीटर, 10 मीटर, डायरेक्ट 10वीं मंजिल भी चले जाओगे तो 100 मीटर, 0.1 किलोमीटर। तो 0.1 किलोमीटर को इसमें जोड़ भी दोगे तो 6400, 0.1 किलोमीटर का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये जो हाइट है करीब करीब निग्लिजिबल होती है नॉर्मल प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। वो बात अलग है कि तुम बिल्कुल ही रॉकेट से लेके जाओ तो ये हाइट एप्रिशिएबल होगी, लेकिन फिलहाल ये निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल है ना ऑब्जेक्ट, ऐसा माना जा सकता है कि अर्थ की रेडियस के बराबर पर ही है, ये हाइट नहीं लेनी, सिर्फ आर पे ही ऑब्जेक्ट को मान लो, क्योंकि दूर से देखोगे तो वहीं दिखेगा, ठीक। तो इसलिए जो स्मॉल आर है इसको काटेंगे और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसको मैंने काट दिया और इसकी जगह मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर। कोई डाउट, छोटा एम छोटे एम से कट गया, अब क्या आ गया, स्मॉल जी की वैल्यू आ गई। तो स्मॉल जी की वैल्यू हो गई स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा क्या मैंने, रिलेशन निकाल लिया छोटे जी और बड़े जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट गिरेगा नीचे की तरफ, उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए जी का ए की जगह जी ले लिया। उसके बाद हमने क्या बोल दिया कि ये फोर्स इक्वेट कर दो, स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दो, डिस्टेंस ये वाला छोड़ दो, केवल आर ले लो। तो ये फॉर्मूले से हमें स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन मिल गया। लिख लीजिए फटाफट। चले आगे बढ़ा रहे हैं फटाफट, ये आगे बढ़ाया। अब यहां पे बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो अभी मैंने निकाला स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। क्लियर है ये? लेकिन ये रिलेशन के अलावा एक रिलेशन और है जो कि अभी काम आएगा, तो इसको तो लिख ही लेना, ये तो 1 करके छोड़ ही रहा हूं मैं। एक रिलेशन और देखो, ये अर्थ है जिसका कुछ मास है, ठीक है, इसका मास मान लो है मैं, अब इसकी रेडियस भी है कुछ आर रेडियस, ठीक है। तो मास होता किस तक बराबर है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर होता। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि इट इज वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर है ना, गोला, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो मैंने लिखा है ना ये डेंसिटी है, तो इट इज डेंसिटी, डेल्टा इज डेंसिटी। कोई डाउट इसमें? अब मैंने क्या किया, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में ये जो मास है इस मास को उठाया और इस मास को यहां लिख दिया। यहां लिख देने से मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, तो वही रहेगा। और ये जो एम है इसकी जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डेल्टा। अब काटा पीटी मचा दो, ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो एक आर बच जाएगा ऊपर। तो ये एक रिलेशन और आ गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डेल्टा जी। आगे पीछे कर दिया, कुछ नहीं कराना। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इट इज द सेकेंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये हेडिंग डालना, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इसके बीच में 2 रिलेशन है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। पॉज दबाइए फटाफट, चलिए आगे बढ़ाते।
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मास और डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना, अर्थ की डेंसिटी कितनी। तो मास मतलब वजन। अरे तोलने कौन गया था भाई, मैं मास लिख भी दूंगा कि इसका मास इतना है, तो तोलने कौन गया था? तो सीधी बात है, तोला नहीं गया होगा, ये कैलकुलेट किया होगा। तो कैलकुलेट कैसे किया होगा? तो देखो कैलकुलेट कैसे किया उसने। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम हमें पता है कि स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डेंसिटी। अब अगर तुम इसमें रेडियस रख दो, क्या रख दो? रेडियस, और तुम्हें डेंसिटी ऑफ अर्थ रख दो, तो मास मिल जाएगा। पहली चीज, क्या अर्थ की डेंसिटी सब दूर एक जैसी है? क्या सब दूर एक जैसे टाइट है अर्थ, या हर दूर लिक्विड है, कि हर दूर सेमी सॉलिड है, कि कहीं लावा है, कहीं कुछ है? तो उसका आंसर सब दूर अलग अलग है। तो फिर इस डेंसिटी को क्या लिया जाएगा? इसको लिया जाएगा मीन डेंसिटी, एवरेज। एवरेज डेंसिटी अर्थ की होती है 5500। कैसे पता पड़ा अभी बताता हूं, ठीक है। तो डेंसिटी होती है 5500 केजी पर मीटर क्यूब। कैसे पता पड़ा? तो ये पर मीटर क्यूब है ना, तो 1 मीटर क्यूब का डब्बा लिया। 1 मीटर क्यूब का डब्बा समझ में आता? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का डब्बा लिया, इसको बोलेंगे 1 मीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। इस डब्बे में मिट्टी भर दी, मिट्टी है ना अर्थ, इसका वजन कर लिया। जितने किलो आया वो आया 5500। इसका मतलब 5500 किलो है, कितने में है? 1 मीटर क्यूब में। तो इसकी डेंसिटी हो गई 5500 पर मीटर क्यूब। तुम्हें पानी की डेंसिटी निकालनी है, इस डब्बे में पानी भर दो, वजन कर लो। तुम्हें खुद की डेंसिटी निकालनी, खुद बैठ जाओ उस डब्बे में, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली वॉल्यूम घेरना चाहिए इतना इतना। ये इसका मतलब लकड़ी का ले सकते हो, इतनी बड़ी लकड़ी हो, इतना बड़ा दूध भर दो उसके अंदर, तो दूध की डेंसिटी आ जाएगी। जो कुछ भी इस डब्बे में भर दोगे, वजन लोगे, इसकी डेंसिटी मिल जाएगी। तो अर्थ की डेंसिटी एवरेज ले ली, मिट्टी की डेंसिटी, ठीक है, या छोटे मोटे पत्थर वत्थर डाल के एवरेज डेंसिटी ले ली। तो एवरेज डेंसिटी कितनी आई? 5500 किलो का डब्बा बनाओ, 1 मीटर क्यूब का, यहां रख देंगे। अब रेडियस रखनी रहेगी, तो रेडियस तो निकाल ली थी ना, वो कौन थे? वास्को डी गामा। याद है वास्को डी गामा ने रेडियस निकाली? कैसे निकाल ली? अरे वो जहाज से जाते थे घूमने के लिए इधर से यूं करके ऐसे, और वापस यहीं आ गए, तो कितने किलोमीटर चले पता पड़ गया ना जहाज का, तो दैट इज 2 पाई आर। सरकमफरेंस से 2 पाई आर, और सरकमफरेंस निकाल ली 2 पाई आर, तो उससे रेडियस निकल आएगी, ठीक है। तो रेडियस तो जर्नी करके निकाली जा सकती। वो बात अलग है कि अब तो जीपीएस आ गया, सैटेलाइट आ गया, तो उससे हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पहले जमाने में जर्नी करके ही कैलकुलेट की गई। तो रेडियस ऑफ द अर्थ याद रखनी है आपको। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 5500, अरे ये तो मैं डेंसिटी लिख दी भाई। रेडियस ऑफ होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? 6400 किलोमीटर। ये आ गई रेडियस ऑफ अर्थ, ये आ गई तुम्हारी डेंसिटी। अब इसके अंदर रख देंगे तो मास निकल आएगा अर्थ का। तो मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस 6400, किलोमीटर को देखो मीटर में करना पड़ेगा, तो 1000 होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इंटू 10⁻³ पावर हो गई 3, इंटू डेंसिटी हो गई 5500। इसका मल्टीप्लाई कर देने से अर्थ का मास मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इतनी भारी है, एकदम बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतनी भारी है, ठीक है। तो ये क्या आ गई इसकी? मास ऑफ द अर्थ। ये तुम कैलकुलेट कर लेना, लिख लेना है आप। पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। देखो 3 और 2 5 जीरो यहां है, 5 जीरो में 3 गए तो 15, 16, 17 जीरो तो यही होगा, ठीक है। तो इंटू 10⁻24, इसको एक अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं मैं, 6 इंटू 10⁻24 kg की अर्थ, ठीक है। इट इज अप्रोक्स। तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, लेकिन याद ये रखना 6 इंटू 10⁻24। अब 3 डेटा याद रखना। पहला डाटा डेंसिटी ऑफ अर्थ 5500, दूसरा डाटा रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, और तीसरा डाटा मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक। चलिए फटाफट नोट करें, आगे बढ़ाएंगे अपन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी के पहले एक बार अपन और क्लियर कर ले कि वो टॉपिक पढ़ने के पहले कि मास हमको पता पड़ गया, डेंसिटी हमें पता पड़ गई, इससे हम प्लैनेट का जी निकाल सकते हैं।
ठीक है, एक चीज छूट गई थी वो पहले बताऊं, इससे जी निकाल सकते हैं क्योंकि जी इज इक्वल टू याद हो तो आया था कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 6.67 10 टू द पावर -11 इनटू मास तुमने निकाल लिया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ तुमको बताई थी 6400 किलोमीटर 6400 और किलोमीटर का कितना 1000 और इसका स्क्वायर। तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि अर्थ के लिए ये एग्जैक्टली आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुमको याद होगा कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी को बोलते हैं। तो ये वैल्यूज यहां से आई। ठीक है, तो ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कहां से हमको ये ग्रेविटेशन स्टार्ट करना है। तो ग्रेविटेशन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले नंबर पे जो है वो ग्रेविटेशन है, सेकंड नंबर पे सैटेलाइट, नंबर 3 केपलर्स लॉ। उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में 2 रिलेशनशिप है। फिर हमें मास ऑफ द अर्थ पता होना चाहिए, हमें रेडियस ऑफ द अर्थ पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए और मास कैलकुलेट करने के बाद स्मॉल जी की वैल्यू निकाल ली हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपन टॉपिक यहीं रोक रहे हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक है वेरिएशन इन जी, वो अपन थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको फटाफट।